Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start another chapter of CRPC, that is chapter 14. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. चैप्टर 14 ऑफ सीआरपीसी बेसिकली डील करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, कि जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात पुलिस को दी जाती हैं वो उनको किस तरह से लिखते हैं और उनके पास उस इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करने से मुतल्लिक क्या क्या पावर्स हैं, यानी कि जब उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 154 से। सेक्शन 154 डील करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर जब पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो क्या तरीकाकार होगा। अब कॉग्निजेबल केसेस कौन से हैं, इनकी लिस्ट हमें इस सीआरपीसी के एंड में एक सेकंड शेड्यूल है, उसके अंदर बकायदा बताया गया है कि कौन से केसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से केसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं। सो सेक्शन 154 का पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है, every information relating to the commission of cognizable offense if given orally to the officer in charge of police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to informant, कि जब कभी भी किसी भी कॉग्निजेबल केस से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में पुलिस इंचार्ज को दी जाएगी, जो हमारे थाने का एसएचओ है, उसको जब दी जाएगी तो उसका पहला काम है कि उस ज़बानी कलामी दी गई इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रिटन फॉर्म में करना है। या तो वो उसको खुद लिखेगा या फिर उसकी अपनी डायरेक्शन के अंडर किसी दूसरे बंदे को कहेगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को लिखे, और उस इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद फिर उस इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा, यानी कि जो बंदा इंफॉर्मेशन लेकर आया है उसको पढ़कर सुनाई जाएगी कि आया ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये ठीक हैं या नहीं। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, और जो भी बंदा इस इंफॉर्मेशन को देने आया है जब उसको ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई पढ़कर सुनाई जाएगी तो फिर वो उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करेगा इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इनटू अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। और फिर जब ये इंफॉर्मेशन साइन हो जाएगी तो वो पुलिस ऑफिसर इसको अपने रोजनामचे के अंदर एंटर करेगा, जो उनकी डेली डायरी है उसके अंदर एंटर करेगा। फिर इसी सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो बताई गई है और वो क्या कहती है, if the information is given by women against whom an offense under section 336B, section 354, section 354A, section 376 और section 509 of Pakistan Penal Code 1860 is alleged to have been committed or attempted। अगर तो कोई वुमेन जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है जिसके अगेंस्ट इन सेक्शंस के अंडर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या कमिट करने की कोशिश की गई है। अब पीपीसी के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो तो आपको सजा सुनाई जाएगी। सो अगर कोई बंदा इन सेक्शंस के अंडर कोई ऑफेंस कमिट करता है या अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर, फीमेल फैमिली मेंबर और एनी पर्सन विद द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट इज द केस में बी। तो फिर जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो लिखेगा, लेकिन एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में लिखेगा, या फिर जो कंप्लेनेंट है जो विमेन है उसकी फैमिली का कोई फीमेल कोई पर्सन होगा, या फिर उस बंदी की कंसेंट से कोई भी और बंदा जिसको वो पुलिस के सामने लेकर आएगी उसकी मौजूदगी में ये तमाम इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। फिर सेकंड प्रोवाइजो क्या कहती है कि इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वुमेन इन सेक्शंस के अंदर अगर किसी वुमेन के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और वो इतनी डिस्ट्रेस है, यानी कि उसकी हालत ऐसी है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवा सकती, तो फिर ऐसी सूरत में सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट
or at the convenient place of complainant's choice in the presence of police officer, female family member or any person with the consent of complainant। तो फिर जब वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती तो ऐसी सूरत में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस कंप्लेनेंट की रिहाइश गाह पर जाएगा या किसी भी ऐसी जगह पर जो उस विमेन के लिए कन्वीनियंट है वहां जाकर वो इस इंफॉर्मेशन को लिखेगा। लेकिन फिर वही बात के साथ में फीमेल पुलिस ऑफिसर को होना जरूरी है, उसकी फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए या कोई भी ऐसा बंदा जो उस कंप्लेनेंट के लिए कन्वीनियंट है वो सामने मौजूद होना जरूरी है। सेक्शन 154 में हमने पढ़ लिया कि कॉग्निजेबल केसेस में आपने जो है वो रिपोर्ट इंफॉर्मेशन जो पुलिस को दी वो किस तरह से लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 155। सेक्शन 155 बात करता है इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस कि जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं, अब ये कौन से हैं ये भी आपने उस लिस्ट के अंदर देखने हैं जो शेड्यूल 2 में बताई गई है। अब नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन किस तरह से होगी। सेक्शन 155 की क्लॉज 1 कहती है when the information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limits of such station of a cognizable offence, he shall enter into a book to be kept aforesaid the substance of such information and refer the informant to magistrate। कि जब कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो हमारा एसएचओ है उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसके थाने की हुदूद के अंदर किसी बंदे ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसके लिए कंपलसरी है कि वो उसको अपनी डेली डायरी के अंदर एंटर करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन का जो भी मवाद है जो भी फैक्ट्स हैं वो उस डेली डायरी के अंदर लिखेगा और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेंट है जो इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है उसको रेफर कर देगा मैजिस्ट्रेट की तरफ। फिर उसके बाद क्लॉज 2 में बताया गया है इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल केसेस कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेगी। अब पीछे हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल केसेस, उनकी इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार सेक्शन 156 में बताया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन की हद तक नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात हो रही है। तो ये क्लॉज 2 कहती है नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड क्लास हैविंग द पावर टू ट्राई द केस कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। उसके लिए कंपलसरी है कि वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के ऑर्डर के बगैर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिसके पास पावर है कि वो इस केस को सुन सकती है उसके ऑर्डर के बगैर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। या फिर अगर इनके पास पावर नहीं है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन को ये केस भेज दोगे ट्रायल के लिए। फिर उसके बाद है सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 बात करता है any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of police station may exercise in cognizable case। अब जब पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया कि आपने इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर्स होंगी वो बिल्कुल उसी तरह से होंगी जैसा कि एक कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो पावर्स दी गई हैं। यानी कि जो सेक्शन 154 में पावर्स बताई गई हैं वही पावर्स होंगी उस बंदे के पास, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी बंदे को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। यानी नॉन कॉग्निजेबल केस में हमने कहा था कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल केस में जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 156 के ऊपर। सेक्शन 156 बात करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस कि जब कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया तो अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीकाकार होगा। सब सेक्शन 1 कहता है any officer in charge of police station may without the order of magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have the power to inquiry or try under the provision of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial।
कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो एसएचओ है उसके पास ये पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी भी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जैसा केस चैप्टर 15 के अंदर जिस कोर्ट को पावर हासिल है कि उसकी हुदूद के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो उसकी इंक्वायरी कर सकती है। फिर सब क्लॉज 2 कहती है नो प्रोसीडिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सच अ केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज द वन which such officer was not empowered under this section to investigate। अब जो पुलिस ऑफिसर ने कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को इस बिना पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस बिना पर आप उस पर एतराज नहीं उठा सकते कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये उस ऑफिसर ने की है जिसके पास इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पावर्स ही नहीं थी। फिर सब सेक्शन 3 है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन इज अबव मेंशन कि सेक्शन 190 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है वो ऑर्डर कर सकता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि वो कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। फिर सब क्लॉज 4 कहती है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, 2 और 3 कि जो बातें सब सेक्शन 1, 2 और 3 में की गई हैं वो तो ठीक हैं, उससे हटकर नॉटविथस्टैंडिंग मींस उससे हटकर नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 और 498 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 497 और 498 के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, उसके लिए कंपलसरी है एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय हस्बैंड ऑफ द वुमन और in his absence by some person who had the care of such woman on this behalf at the time when such offense was committed। तो सवाए इस सूरत में कि अगर उस विमेन का हस्बैंड इस चीज की कंप्लेन करता है या अगर उसका हस्बैंड प्रेजेंट नहीं है तो वो बंदा जो उस वुमेन की केयर कर रहा था वो उसके बिहाफ पर रिपोर्ट करेगा जब इन केसेस के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट होगा। तो अगर ये दोनों बंदे कंप्लेन करेंगे तो तब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अदरवाइज वो अपने ऑन पे इन केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 156 ए के ऊपर। सेक्शन 156 ए बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 295 सी ऑफ पीपीसी कि जब पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295 सी के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। सेक्शन 295 सी पीपीसी बात करता है तौहीने रिसालत की। तो अब ऐसे ऑफेंस कमिट हुए तो फिर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस alleged to have been committed by him अंडर सेक्शन 295 सी ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड कि जब पीपीसी के सेक्शन 295 सी के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो वो पुलिस ऑफिसर जो एसपी की रैंक से कम का है वो इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, यानी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर की जो रैंक हो वो एसपी से ऊपर की हो, तब वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। फिर इसी के साथ सेक्शन 156 बी बताया गया है जो बात करता है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ जिना कि जब कहीं पर जुना का ऑफेंस कमिट होता है तो फिर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इस सेक्शन में भी बताया गया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड वेयर द पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ द जिना अंडर द ऑफेंस ऑफ जिना एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस no police officer below the rank of superintendent of police shall investigate such offense nor shall such accused be arrested without the permission of court। कि इस सेक्शन के अंडर भी अगर किसी के ऊपर जिना के ऑफेंस का इल्जाम है तो ऐसी सूरत में भी एसपी की रैंक से अबव का पुलिस ऑफिसर इस केसेस में इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर कोई ऑफिसर एसपी रैंक से बिलो का है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और ना ही वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसके लिए जरूरी है कि वो कोर्ट से परमिशन लेगा तब उस एक्यूज को अरेस्ट करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 157 के ऊपर। सेक्शन 157 बात करता है
प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड, कि जहां कहीं पर पुलिस को शक है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो तब क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। यानी कि अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई, सिर्फ शक है कि कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर पुलिस क्या तरीकाकार अपनाएगी। सो क्लॉज 1 कहती है if from the information received or otherwise, अगर कहीं से आपको किसी सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन मिली है या अपने ऑन पर आपको कुछ पता चला है, an officer in charge of police station has the reason to suspect the commission of the offense which he is empowered under section 156 to investigate, अगर तो SHO को लगता है कि कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सेक्शन 156 के अंदर पावर दी गई है, तो he shall send a report of same to magistrate empowered to take the cognizance of such offense, तो वो इस चीज की रिपोर्ट किसको भेजेगा, उस मैजिस्ट्रेट को जो empowered है इस केस की cognizance लेने के लिए, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not below the rank as provincial government may by general or special order prescribed in this behalf to proceed to the spot, या तो वो इन पर्सन खुद पर्सनली जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने किसी सब ऑर्डिनेट बंदे को, ऐसे बंदे जिसकी रैंक को प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्पेसिफाई करेगी, उसको कहेगा कि तुम जाकर इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, इस केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए तुम इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करो और जो भी नेसेसरी मेजर्स लेने हैं या ऑफेंडर को अरेस्ट करना है तो वो चीजें तुम कर सकते हो। यानी कि वो एसएचओ अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इस सेक्शन के अंडर कुछ प्रोवाइजोस ऐड की गई हैं और वो क्या कहती हैं। नंबर 1, वेयर द लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस्ड विद। अब इसका क्या मतलब है, when an information is to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of serious nature, कि जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कहीं पर किसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है और उस बंदे का नाम भी बता दिया जाता है कि फलां बंदे ने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और वो जो ऑफेंस उसने कमिट किया है वो इतने सीरियस नेचर का नहीं है, तो ऐसी सूरत में द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट अ सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। तो फिर उस एसएचओ के लिए जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली जाकर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करे या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजे कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरी प्रोवाइजो क्या कहती है, वेयर द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज सीज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर वो क्या करेगा। If it appears to the officer in charge of police station that there is no sufficient ground for entering into investigation, अगर उसको लगता है कि कोई sufficient ground है ही नहीं investigation करने के लिए, तो ऐसी सूरत में he shall not investigate the case, उसके लिए कंपल्सरी है कि वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही फिर सब क्लॉज 2 कहती है, in each of the cases mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो बातें की गई हैं, the officer in charge of police station shall state in his said report the reasons for not complying with the requirement of that subsection, कि जब पुलिस ऑफिसर इन दो प्रोवाइजोस के अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज की रीजंस बताएगा, वजूहात बताएगा कि वो क्यों सबसेक्शन 1 के अंडर एक्ट नहीं कर रहा। और साथ ही साथ एंड इन द केस mentioned in clause B, such officer shall also notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by provincial government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated, कि जब क्लॉज बी की बात आ गई कि जहां पर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो पुलिस ऑफिसर कंपल्सरी है कि इंफॉर्मेंट को बुलाएगा और उसी तरीकाकार से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बताया है उसके मुताबिक वो उस बंदे को कहेगा कि वो क्यों इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा या अपने सबऑर्डिनेट को इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट कर रहा, तो वो बाकायदा इस चीज़ की रीजंस बताएगा। उस एसएचओ के लिए कंपल्सरी है कि वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बाकायदा ये चीज़ मेंशन करेगा कि वो क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, उसकी रीजंस रिकॉर्ड करवाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 158 के ऊपर। अब सेक्शन 158 डील करता है रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिटेड, के सेक्शन 157 के अंदर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो कैसे सबमिट की जाएगी। तो इस सेक्शन की क्लॉज 1 कहती है एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 shall, if the provincial government so directs, be submitted through superior officer of the police as the provincial government by general or special order appoints in that behalf। कि सेक्शन 157 के अंदर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो मैजिस्ट्रेट को कैसे भेजी जाएगी। कंपलसरी है कि अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किसी सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस को अपॉइंट किया है तो फिर वो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस उसके लिए कंपलसरी है कि वो 157 के अंडर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसको मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्लॉज 2 कहती है सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट। और वो जो सुपीरियर ऑफिसर है अगर उसको मुनासिब लगता है तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो एसएचओ है उसको कोई हदायत भी दे सकता है। एंड शेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट। और उस रिपोर्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड करवाने के बाद वो बगैर किसी ताखीर के इस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब इसी के साथ अगर आप सेक्शन 159 को पढ़ें, अब यहां तक तो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिल गई, अब फर्दर क्या होगा। सो सेक्शन 159 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, कि अब इंक्वायरी तक बात पहुंच गई है। इस सेक्शन में क्या एक्सप्लेन किया गया है, सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट may direct an investigation or if he thinks fit at one proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry or otherwise to dispose of the case। तो वो मैजिस्ट्रेट जब उसको रिपोर्ट 158 के अंडर मिलेगी तो वो डायरेक्शन देगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फौरी तौर पर जब उसको सही लगेगा, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि वो इस केस के अंदर कोई इंक्वायरी स्टार्ट कर दे, या फिर अगर उसको सही लगता है तो वो इस केस को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। सिंपली सेक्शन 159 में ये बात की गई है कि जब मैजिस्ट्रेट को 158 के अंदर तैयार की गई रिपोर्ट मिलेगी तो या तो मैजिस्ट्रेट खुद उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शंस देगा फौरी तौर पर, या फिर अपने किसी सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि वो इस पर इंक्वायरी स्टार्ट करे, या फिर अगर उसको सही लगता है तो वो इस रिपोर्ट को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, जो तरीकाकार इस कोड के अंदर बताया गया है। उसके बाद है सेक्शन 160 जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, वो डील करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब इस सेक्शन के अंदर विटनेसेस की अटेंडेंस की बात की गई है और वो सेक्शन क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with circumstances of the case, and such person shall attend as so required। कि इस चैप्टर के अंदर जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो एक रिटन ऑर्डर लिखेगा और उस रिटन ऑर्डर के थ्रू वो उस बंदे को जो उसकी हदूद के अंदर है या उसकी लिमिटेशन से बाहर है तो उस बंदे को वो ऑर्डर लिखेगा और उस ऑर्डर के थ्रू वो उस बंदे को कहेगा कि इस केस से मुतालिक तुम्हें जितने भी हालात व वाक़यात मालूम हैं तुम उनसे वाकफियत रखते हो, ऐसे तमाम बंदों को वो ऑर्डर भेजा जाएगा कि वो उस
पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर हो और फिर जिस बंदे को ये ऑर्डर मिलेगा वो उस ऑर्डर की निस्बत उस पुलिस ऑफिसर के सामने पेश होगा। उस बंदे के लिए कंपलसरी है कि ऑर्डर मिलने के साथ ही वो पुलिस के सामने आएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 14 के सेक्शन 154 से 160 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 161 से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।